क्या यूएफओ सच में होते हैं? अगर होते हैं तो क्यों सभी देशों की सरकारें इस राज को आम लोगों से छुपाती है? अलास्का के ऊपर से उड़ते हुए जापान एयरलाइंस फ्लाइट के कप्तान ने जो देखा उस पर यकीन करना शायद इतना आसान नहीं है, लेकिन जो कुछ भी राडार सिस्टम में रिकॉर्ड हुआ उसे झूठलाया भी नहीं जा सकता। क्या हुआ जब आसमान में उड़ते प्लेन को यूएफओ ने चारों तरफ से घेर लिया? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। 17 नवंबर 1986 पेरिस से टोक्यो जा रहा जापान एयरलाइंस का प्लेन अलास्का के आसमान से गुजर रहा था। फ्लाइट नंबर 1628 बोइंग 747 सीरीज का ये एक कार्गो प्लेन था। बोजोलेस वाइन की डिलीवरी करने के लिए टोक्यो जा रहा था। आसमान बिल्कुल साफ था और प्लेन ईस्टर्न अलास्का के रेक्याविक और एंकरेज शहरों के बीच में उड़ान भर रहा था। फ्लाइट के कप्तान केंजू तेराउची थे, जो जापान एयरलाइंस ज्वाइन करने से पहले एक फाइटर पायलट भी रह चुके थे। कप्तान केंजू तेराउची के पास लगभग 10,000 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। फ्लाइट में उस दिन उनका साथ को पायलट तकानोरी तामफूजी और फ्लाइट इंजीनियर योशियो त्सुकुबा दे रहे थे। कुल मिलाकर प्लेन में उस दिन 3 क्रू मेंबर्स सवार थे। शाम के लगभग 5:15 बजे प्लेन जब 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था, कप्तान तेराउची को प्लेन के लेफ्ट साइड में उड़ते हुए 2 अजीब से एयरक्राफ्ट नजर आते हैं जो उनके प्लेन से लगभग 2000 फीट नीचे उड़ रहे थे। कप्तान को लगा कि ये शायद मिलिट्री एयरक्राफ्ट है। 3 से 4 मिनट तक अजीब से दिखने वाले वो दोनों एयरक्राफ्ट जापान एयरलाइंस फ्लाइट के लेफ्ट साइड में ही उड़ते रहे, लेकिन तभी अचानक बहुत ही तेजी से वो दोनों एयरक्राफ्ट ठीक एकदम प्लेन के सामने आकर उड़ने लगे। प्लेन के ठीक सामने महज 500 फीट की दूरी पर उड़ रहे दोनों एयरक्राफ्ट में से अजीब सी तरह की तेज रोशनी निकल रही थी, जिसकी गर्मी जापान एयरलाइंस के पायलट अपने प्लेन के कॉकपिट में भी महसूस कर रहे थे। दोनों एयरक्राफ्ट के पीछे से निकल रही तेज रोशनी के कारण जापान एयरलाइंस के पायलट्स को वो एयरक्राफ्ट ठीक से दिखाई नहीं दे रहे थे और वो समझ नहीं पा रहे थे कि उड़ते हुए ये अजीब से एयरक्राफ्ट क्या है। ये सब देखकर फर्स्ट अफसर योशियो त्सुकुबा एंकरेज एटीसी से कांटेक्ट करते हैं और पूछते हैं कि क्या एटीसी को उनके प्लेन के ठीक सामने उड़ रहे इन एयरक्राफ्ट की कोई जानकारी है। ये सुनकर एटीसी कंट्रोलर कार्ल हेनली थोड़ा हैरान होते हैं और दोबारा से फर्स्ट अफसर योशियो त्सुकुबा से पूछते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। जब फर्स्ट अफसर उसे दोबारा से कहता है कि उनके प्लेन के सामने 2 अजीब से एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं, तो एटीसी कंट्रोलर कार्ल हेनली उन्हें बताता है कि उसे उनके सामने उड़ रहे इन दोनों एयरक्राफ्ट की कोई जानकारी नहीं है। एटीसी कंट्रोलर कार्ल हेनली पायलट्स से पूछता है कि क्या वो उसे बता सकते हैं कि वो दोनों एयरक्राफ्ट कैसे दिखते हैं, ताकि वो पता कर सके कि उस एरिया में दूसरा कोई मिलिट्री या पैसेंजर प्लेन तो नहीं उड़ रहा। पायलट एटीसी कंट्रोलर से कहते हैं कि वो दोनों एयरक्राफ्ट को पहचान नहीं पा रहे हैं। उन्हें सिर्फ एयरक्राफ्ट में से निकलती हुई रोशनी दिखाई दे रही है, जो कुछ सफेद और पीले रंग के जैसी लग रही है। ये सुनकर एटीसी कंट्रोलर पायलट्स से कहता है कि वो उन दोनों एयरक्राफ्ट पर नजर बनाए रखे और एटीसी टावर को इसकी लगातार जानकारी देते रहे। एक दूसरे की ऊपर उड़ रहे वो दोनों एयरक्राफ्ट अचानक से अब एक दूसरे के साथ साथ उड़ने लगते हैं। अपने पूरे करियर में किसी भी पायलट्स ने ऐसे किसी एयरक्राफ्ट को नहीं देखा था। हैरानी और परेशानी के साथ तीनों पायलट्स अपने सामने उड़ते हुए उन एयरक्राफ्ट पर नजर बनाए हुए थे कि तभी अचानक उनमें से एक एयरक्राफ्ट एक झटके के साथ आसमान के दूसरे कोने में जाकर गायब हो जाता है। वो एयरक्राफ्ट इतनी तेजी से उड़कर जाता है मानो एकदम से आसमान ने ही उसे निगल लिया हो। पायलट्स अभी अपनी आंखों पर यकीन करने की कोशिश कर ही रहे थे कि अचानक से दूसरा एयरक्राफ्ट भी उसी तेजी के साथ आसमान के दूसरे कोने में जाकर गायब हो जाता है। हैरानी के कारण तीनों पायलट्स के मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था और वो बस एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और मानो एक दूसरे से पूछ रहे थे कि क्या ये सब सच है या कोई सपना। पायलट्स अभी उन दोनों एयरक्राफ्ट के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी कप्तान को एक तीसरी रोशनी दिखाई देती है जो उनसे लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर उड़ रही थी। पायलट एटीसी टावर को उस तीसरे एयरक्राफ्ट के बारे में बताते हैं, लेकिन एटीसी कंट्रोलर पायलट से कहता है कि उसे एटीसी रडार पर अभी भी कोई दूसरा एयरक्राफ्ट दिखाई नहीं दे रहा है। कप्तान एटीसी कंट्रोलर को बताता है कि ये तीसरा एयरक्राफ्ट साइज में बहुत ही बड़ा है।
जापान एयरलाइंस के पायलट को अब बहुत घबराहट होने लगी थी और वो किसी भी हालत में उस बड़े से यूएफओ से दूर जाना चाहते थे। इसलिए कप्तान ने एटीसी टावर से अपना रूट बदलने की इजाजत मांगी। कप्तान ने एटीसी कंट्रोलर से कहा कि वो हेडिंग 240 डायरेक्शन में मुड़ना चाहते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी इस यूएफओ से दूर जा सके। मौके की नजाकत को दिखाते हुए एटीसी कंट्रोलर ने तुरंत इसकी इजाजत दे दी। अपनी डायरेक्शन चेंज करने के बाद जापान एयरलाइन कप्तान प्लेन की हाइट घटाकर उसे 35,000 फीट से 33,000 फीट पर ले आए, लेकिन वो यूएफओ अभी भी उनका पीछा कर रहा था। ये सब जानने के बाद एटीसी कंट्रोलर कप्तान से दोबारा अपनी डायरेक्शन बदलकर 360 हेडिंग डायरेक्शन में मुड़ने की सलाह देता है। प्लेन की डायरेक्शन बदल जाने के बाद एटीसी कंट्रोलर कप्तान से पूछता है कि क्या वो यूएफओ अभी भी उनका पीछा कर रहा है। कप्तान प्लेन की विंडस्क्रीन से आसपास देखता है, लेकिन वो यूएफओ अब कहीं नजर नहीं आ रहा था। ये देखकर कप्तान चैन की सांस लेता है और एटीसी कंट्रोलर को बताता है कि वो यूएफओ अब दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन पास के ही एक एयरफोर्स स्टेशन का राडार जापान एयरलाइंस का पीछा करते हुए उस यूएफओ को डिटेक्ट कर लेता है। एयरफोर्स स्टेशन का स्टाफ एंकरेज एटीसी टावर को कॉल करके बताता है कि कोई अनजान एयरक्राफ्ट अभी भी जापान एयरलाइन का पीछा कर रहा है। इसके तुरंत बाद एटीसी कंट्रोलर जापान एयरलाइन कप्तान को कॉल करके इसकी जानकारी देता है कि वो यूएफओ अभी भी उनका पीछा कर रहा है। एटीसी कंट्रोलर एयरफोर्स स्टेशन को कॉल करके पूछता है कि क्या एयरफोर्स जापान एयरलाइन की मदद करने के लिए किसी फाइटर प्लेन को भेज सकते हैं। एयरफोर्स स्टेशन स्टाफ एटीसी कंट्रोलर से कहता है कि वो जल्द ही अपने हेडक्वार्टर में बात करके जापान एयरलाइन के लिए मदद भेजने की कोशिश करेगा। एटीसी कंट्रोलर जब ये खबर जापान एयरलाइन कप्तान को देता है तो कप्तान ये कहकर एयरफोर्स की मदद के लिए इनकार कर देता है कि वो कुछ देर और इंतजार करना चाहेंगे ताकि वो यूएफओ अपने आप वहां से चला जाए। इसके बाद एटीसी कंट्रोलर उस एरिया में उड़ान भर रही सभी फ्लाइट्स से कहता है कि वो सब जापान एयरलाइन के पास जाकर उस पर नजर रखे। वहां से गुजर रहा यूनाइटेड एयरलाइन का एक प्लेन एटीसी कंट्रोलर को बताता है कि वो जापान एयरलाइन के पास पहुंच गया है, लेकिन उसे आसमान में कोई यूएफओ या अनजान एयरक्राफ्ट दिखाई नहीं दे रहा। तब तक वो अनजान यूएफओ भी अचानक वहां से गायब हो चुका था। यूएफओ के गायब हो जाने के बाद जापान एयरलाइन अपनी उड़ान जारी रखती है और लगभग 6:20 पर एंकरेज एयरपोर्ट पर सकुशल लैंड करती है। इसके बाद तुरंत ही ये खबर दुनिया भर के न्यूज़पेपर और टीवी चैनल्स में फैल जाती है। जापान एयरलाइन कप्तान एक इंटरव्यू में बताते हैं कि वो अनजान एयरक्राफ्ट एक यूएफओ ही था। जापान एयरलाइन की परमिशन के बिना कप्तान का मीडिया में यूएफओ की जानकारी देना एयरलाइन को पसंद नहीं आता और वो तुरंत ही कप्तान को पायलट के रोल से हटाकर डेस्क जॉब पर लगा देते हैं। हालांकि कुछ सालों बाद कप्तान केंजू तेराउची को दोबारा से पायलट की जॉब पर वापस ले लिया जाता है। मीडिया में खबर आने के बाद अलास्का रीजन की एफएए टीम अपने डिवीजन हेड जॉन कलहन से पूछती है कि मीडिया में यूएफओ के बारे में क्या कहना है। जॉन कलहन एफएए अलास्का से कहते हैं कि वो अभी मीडिया से इस बारे में कोई बात न करे। इसके बाद जॉन कलहन वाइस एडमिरल डोनाल्ड ई को इस घटना की जानकारी देते हैं। वाइस एडमिरल डोनाल्ड ई इस घटना से जुड़े हुए हर सबूत जैसे राडार इमेज, प्लेन वॉइस रिकॉर्डर इत्यादि की जांच करते हैं और एफएए से कहते हैं कि वो मीडिया में इस घटना से जुड़ी कोई भी जानकारी लीक न करे। एक सोचे समझे प्लान के तहत इस घटना से जुड़ी सारी जानकारी को छुपा दिया जाता है। इस घटना के बाद दोबारा भी 2 बार पायलट्स के द्वारा यूएफओ देखे जाने की खबर आई। पहली खबर 29 जनवरी 1987 को आई, जिसमें अलास्का एयरलाइन फ्लाइट 53 के पायलट्स ने यूएफओ देखने की बात कही। दूसरी खबर इसके अगले ही दिन 30 जनवरी 1987 को आई, जिसमें यूएस एयरफोर्स केसी 135 फ्लाइट 53 के फाइटर पायलट्स ने यूएफओ देखने की बात कही। इन सब घटनाओं में कितनी सच्चाई है और क्या सभी देशों की सरकारें जानबूझकर कुछ छुपा रही हैं, ये तो हम नहीं कह सकते। लेकिन हम सब यही उम्मीद करते हैं कि अगर इस दुनिया से बाहर भी कोई दुनिया है तो वो हमारे दोस्त बने, ना कि दुश्मन। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज इसे दूसरे सोशल मीडिया नेटवर्क पर शेयर जरूर करें।